नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर वर्ल्ड चैनल पर, जहां हम इस वीडियो के माध्यम से घटना चक्र के बिहार तथ्य सार को कवर करेंगे। ठीक है, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आशा है आप लोग यह वीडियो पूरा ज़रूर देखेंगे और बीपीएससी टीआरई 3 में अच्छा करेंगे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिहार। नाम बिहार तथ्य। ठीक है, नाम बिहार संभवतः बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण यह इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है, स्थापना दिवस 22 मार्च। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार के एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना प्रारंभ किया गया। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश किया गया। एक अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 25 अप्रैल 2000 को पृथक झारखंड के राज्य में गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित किया। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य का 2 भागों में बंटवारा हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। बिहार की राजधानी पटना। उच्च न्यायालय पटना। स्थापना 1 दिसंबर 1913। उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 13वां है। तेलंगाना बनने के बाद 2011 की जनगणना अनुसार 12वां। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पे है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय प्रतीक जो है, राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल 2013 से पहले रिछ था, ये जानते हैं। राजकीय पक्षी गोरैया, पहले नीलकंठ, ठीक है, जिसे नगता कहा जाता था। अब भौगोलिक परिदृश्य में देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री। चलिए अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई जो है 345 है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 है। शहरी क्षेत्रफल जो है 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। समुद्र से इसकी ऊंचाई 173 फीट है। सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर है। औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन एक वर्ष में। ठीक है, बिहार की अब अवस्थिति देख लेते हैं। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। 83 डिग्री 30 मिनट से लेकर 88 डिग्री 0 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। ठीक है, यह एक भू आवेष्टित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, बिहार से नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। प्रशासनिक परिदृश्य देख लेते हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। एक है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। जिलों की संख्या बिहार में 38 है। अनुमंडल 101 है। सामुदायिक विकास खंड 534।
पंचायतें जो है 8,406 है। राजस्व ग्राम 45,103 है। नगरीय संकुल समूह 14 है। नगर 199 है। महानगरों की संख्या, महानगर विधानमंडल महानगर विधानमंडल 1 पटना में है। यहाँ द्विसदनीय विधानसभा एवं विधान परिषद कार्य करती है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की 40। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट 6 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 2। ठीक है। अब राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य ये 3 है। झारखंड, ठीक है, पहला है झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है पश्चिम बंगाल। तीसरा जो है पश्चिम बंगाल। अब देख लीजिए झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जिला कौन कौन सा है। पहला है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उत्तर प्रदेश को देख लेते। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण इत्यादि। अब पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले हैं कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश जो है एकमात्र नेपाल है। नेपाल से सटे बिहार के जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। भारत की कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.86% है। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत 7.75% है। जलवायु, यहाँ की जलवायु जो बिहार की जलवायु मानसूनी है। सबसे बड़ी नदी गंगा, सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड, सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। सर्वप्रमुख खाद्य फसल चावल। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्र वाले जिले क्रमशः पश्चिमी चंपारण और शिवहर हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले पश्चिमी चंपारण और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है शिवहर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए वाले 3 जिले घटते क्रम में पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में शिवहर, अरवल, शेखपुरा। जनसंख्या 2011। चलिए कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कुल जनसंख्या बिहार की लगभग 10.41 करोड़ है। ठीक है, मतलब पुरुष जनसंख्या जो है बिहार में 5,42,78,157 है। महिला जनसंख्या जो है 4,98,21,295 है। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या वृद्धि दर 25.42%। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। लिंगानुपात 918 है। जैसे लिंगानुपात 935 है। साक्षरता दर जो है बिहार की 61.80 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5% है। ग्रामीण साक्षरता दर में देखा जाए तो टोटल बिहार में 59.78% गाँव के लोग साक्षर हैं। ठीक है, पुरुष में देखा जाए ग्रामीण साक्षरता दर में पुरुष की प्रतिशत जो है 69.67% और महिला की जो है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ महिला की जो होगा 44.3% होगा। और शहरी साक्षरता दर में 76.86% है टोटल, जिसमें पुरुष की 82.56% और महिला का है जो
61.95% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में क्रम 35वां सबसे अंतिम स्थान है बिहार का, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है। शहरी जनसंख्या बिहार की बात की जाए तो 11.29% है। पटना में लगभग पटना की जो जनसंख्या है 16,84,222 है, ठीक है। गया का 4,68,614 है। भागलपुर का 4,01,146 है। मुजफ्फरपुर का 3,54,462 है। बिहार शरीफ की बात की जाए तो बिहार शरीफ में टोटल जनसंख्या 2,97,268 है। मेट्रोपॉलिटन महानगर पटना में तो 2,49,156 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना पहला, पूर्वी चंपारण तीसरा है मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं शेखपुरा, शिवहर, अरवल। तीसरे नंबर पे अरवल आता है, मतलब ठीक है। शेखपुरा पहले नंबर पे, शिवहर, फिर अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले शिवहर 1880 है, पटना 1823, दरभंगा 1728। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले हैं, पहला कैमूर 488, दूसरा जमुई 568, बांका 674। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले गोपालगंज 1021 है, सिवान 988 है, तीसरा सारण 954। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं, मुंगेर सबसे पहला आता है, भागलपुर, फिर उसके बाद खगड़िया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले रोहतास 73.37% है, दूसरा पटना है, फिर तीसरा जो है भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले, पहला पूर्णिया 51.08%, यहाँ की जनसंख्या साक्षर है। सीतामढ़ी फिर दूसरे नंबर पे आता है सीतामढ़ी, फिर तीसरे नंबर पे कटिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला औरंगाबाद है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला सहरसा है। बिहार के इतिहास के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार के मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरान, सारण जिला और चेचर वैशाली जिला से नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती के तट पर रहते थे। वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहगुण के साथ यहाँ तक आ गए। अग्नि ने सदा नीरा के पूर्व विदेह का निवास स्थान बनाया। सदा नीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। अब चलिए देख लेते हैं बिहार में हुए बौद्ध संस्कृतियों को। सबसे प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजस्थान राजगीर में, ठीक है, सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। समय था 483 ईस्वी पूर्व। जिसके अध्यक्ष से महाकश्यप, शासक अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक था। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वैशाली जिले में हुआ था। समय था 383 ईसा पूर्व और उसके अध्यक्ष सावाकामी थे। शासक कालाशोक शिशुनाग वंश के। और महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़ा है, बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंगीत में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। समय 257 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्म थे। अशोक इस समय शासक थे, ठीक है। और तीसरा पिटक, इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो है, तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो ठीक है।
कश्मीर में थी, जो प्रथम शताब्दी में ईस्वी में हुई, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। शासक कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म की संगतिया के स्थान याद करने के लिए एक ट्रिक मैं लिख देती हूँ, ठीक है। रावे पाक, रा से राजगीर, ठीक है, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन, ठीक है। इसे याद रख लीजिएगा। बौद्ध संगतियों के स्थान, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर। इसी तरह इसके शासक का याद रखने के लिए इसको याद रख सकते हैं। अकाक, ठीक है। और से अजातशत्रु, का से कालअशोक, और से फिर आता है अशोक, फिर क से कनिष्क, ठीक है। जैन संगतियाँ बिहार में जो हुई हैं उसका देख लिए। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी लगभग 300 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष जो थे अस्तुलवर्ग थे, और समय शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैन धर्म दिगंबर एवं से, इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस प्रथम जैन संगति के दौरान ही जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित 12 अंगों का संपादन, धर्म ग्रंथों को अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। द्वितीय जो हुआ था वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसका समय है 513 ईस्वी, और अध्यक्ष देवर्षि शर्मा श्रवण, ठीक है। चलिए बुद्ध के बारे में जानते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था, ठीक है। मृत्यु जो इनकी हुई थी 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई थी। पिता सुद्धोधन थे, माता महामाया एवं प्रजापति गौतमी, ठीक है। पत्नी यशोधरा थी। बिंबा गोपा भद्दकृष्णा, पुत्र राहुल, और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष में गृह तैयार, ठीक है। जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त, 6 वर्ष की तपस्या करके वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजनम नद तट पर ज्ञान प्राप्त, तथागत एवं बुद्ध कहलाए, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ही हैं। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न बुद्ध धम्म बंध, ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। दुख समुदाय, दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। इनके अष्टांग मार्ग थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रतीत समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जैसा कि आप जानते हैं। और इनका जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इनकी भाषा जो थी, भाषा प्राकृत थी। चलिए अब महावीर के बारे में जानते हैं। महावीर इनका जन्म 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। मृत्यु 527 ईस्वी में पावापुरी में हुई थी। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, जमाता यहाँ पे जो जमाता नहीं, ये दामाद होगा, ठीक है। जो बुद्ध के दामाद थे जमाली थे। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की आयु में केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो। 12 वर्ष की तपस्या के बाद बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ ना, इनको 12 वर्ष की तुलना। जुब्भी कग्राम के निकट त्रेजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे से इन्हें ज्ञान प्राप्ति। केवल प्राप्त होने के बाद केवलिन जिन विजेता अर्थ योग्य निर्ग्रंथ बंद रहित कहलाए, ठीक है। जैन धर्म का शाब्दिक जो अर्थ होता है जिन शब्द से निकला गया है, ठीक है। जिन
जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे महावीर जो थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 23वें ये थे। और जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव। जैन धर्म के 3 रत्न थे। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। पंच महावर्तित है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औचर्य, ब्रह्मचर्य। महावीर ने 5वां वर्ष ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 वर्ष पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मतलब ये जो 4 है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आचार्य, ये सब जो है पार्श्वनाथ ने दिया है। और ये जो 5वां शब्द है ब्रह्मचर्य, इसे महावीर ने दिया है। ठीक है। स्यादवाद, अनिकावाद या सप्त भगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ ये जानते हैं अब। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में मिलता है। ठीक है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने 544 से 492 ईस्वी पूर्व में की थी। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से, जो प्रसेनजित की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह कर लिया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ युद्ध हुआ था। कालांतर में प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपने वेद जीवक भेजा था। ठीक है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासन 492 से 460 ईस्वी बना। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों का युद्ध और संधि हो गया। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह होता है। वह काशी पुनः प्राप्त हो जाता है। अजातशत्रु ने वज्जीव संघ पर आक्रमण कर ऋक्ष्वी के मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्करार को महात्मा बुद्ध के पास गणराज्यों को विजित करने का उपाय जानने के लिए भेजा था। उसी काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 486 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना 460 से 444 ईसा पूर्व में बना। उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र तथा सोन के संगम पर बसाया गया एक नया नगर स्थानांतरित की। उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमशः शासन किया। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व का आयोजन हुआ, जिससे वास्तविक महासांगिक में संघ का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नंदीवर्धन जो था इस वंश का अंतिम शासक था। नंदवंश महापद्म ने शिशुनाग का अंत कर नंदवंश की स्थापना की। पुराणों ने इसे सर्वछत्रांतक कहा गया है। उसे एक छत्र एक राट भी कहा गया है। उसे शूद्र व दासीपुत्र भी सभी स्रोतों में बताया गया। उसे पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, हैये, कलिग, शूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। उसी के समय यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ। मौर्य। अब इसके बाद है मौर्य साम्राज्य। पुराण ग्रंथों, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। एस्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है।
एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। जस्टिन स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। अर्थात सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जेम्स प्रिंसेप ने 1834 से 37 के मध्य ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को अनुदित किया और प्रियदर्शनी की पहचान अशोक से की। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान के साथ साथ सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी के पार करके सिकंदर झेलम विस्तता के तट पर तक आ जाता है। यहीं उसका पौरस से युद्ध होता है, जिसे विस्तता या हाइड्रोस्पीज का युद्ध कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती है। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व इनका शासनकाल था। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की उम्र में मगध का शासक बना। 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटस से युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, काबुल, अराकोशिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान और तथा पेरीपेमी सदाई हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। यूनानी राजकुमारी से चंद्रगुप्त का विवाह हो गया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार भेजा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में नाम पुस्तक की रचना की। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के श्रवण बेला कर्नाटक चले गए और वहीं सल्लेखना उपवास से अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट शासक आता है बिंदुसार, जिसका कार्यकाल है 298 से 272 ईसा पूर्व। इसे बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियाकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोशियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब इसके बिंदुसार के बाद आता है अशोक। अशोक का शासनकाल 272 से 232 ईसा पूर्व में। सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व वह जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय प्राप्त करता है। अशोक के बड़े भाई सुमन के पुत्र निर्ग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। मोगली पुत्र तिस का शिष्य बना। ठीक है। इससे पूर्व अशोक शैव था। इससे पूर्व जो था अशोक एक शैव था। ठीक है। इसने बाद में बुद्ध धर्म को अपनाया। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक कर मुक्त घोषित कर दिया तथा भाग 1/8 कर देता था। चलिए अशोक के अभिलेख क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। अशोक के अभिलेखों में शहनाज गढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघुमान काबुल के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक व ग्रीक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख लघु शिला हस्तलेख एवं लघु शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेख धौली या उड़ीसा के पुरी जिला में है। यह शिलालेख उड़ीसा के पुरी जिला में है। शाहबाज गढ़ी या पाकिस्तान पेशावर में है। मानसेहरा या पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालपी या वर्तमान उत्तरांचल देहरादून में है। जोगढ़ या उड़ीसा के जोगाड़ जिले में है। चोपड़ा या महाराष्ट्र के थाने जिले में है। एरागुडी या आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। गिरनार या काठियावाड़ी में जूनागढ़ के पास है। अब अशोक के जो लघु शिलालेख हैं इसको देखते हैं। रूपनाथ जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। गुजरा या मध्य प्रदेश की दातिया जिले में है। भबरू या राजस्थान के जयपुर जिले में है। मास्क या रायचूर जिले में है। सहसराम या बिहार के शाहबाद जिले में है। धर्म के प्रचार हेतु दूतों ने प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहाँ दूत भेजे गए। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतीयुक्त, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं। अशोक के लघु स्तंभ लेख। सम्राट अशोक के राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित हैं।
पहला है सांची, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। रुमनदई नेपाल के तराई जिले में है। कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है। निगली सागर नेपाल के तराई में है। ब्रह्मगिरी या मैसूर के चंबल दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर या ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर जो है ब्रह्मगिरी में 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिन रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में है। अरोरा या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। सारोमारा या मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। नेतुर या मैसूर जिले में है। वैशाली सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित है। वैशाली बिहार में है। ठीक है। अशोक की गुहा लेख दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी व मानसहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के आसपास सारेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक द्विभाषा अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के नाम है कौशाम्बी, जो इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। दिल्ली तोपरा या स्तंभ लेख पारंब में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिले में पाया गया है। यह दिल्ली तोपरा या स्तंभ लेख पारंब में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया है। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। दिल्ली मेरठ, यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह द्वारा लाया गया था। लोरिया अरराज और लोरिया नंदनगढ़, यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौसेना की व्यवस्था थी।